स्टार्ट। बेटा हम बात करने लगे माइंड मैप की। ठीक है, माइंड मैप में मसलन जो जितने भी आपके टॉपिक है इस चैप्टर में, तो वो कौन कौन से उसकी बात करते हैं। तो पहला टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड टॉपिक आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो फोर्थ है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो फिफ्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सिक्स हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेवन क्या है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद 8 पे है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी एंड क्यूसी। उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और इसकी दो इंपॉर्टेंस है ना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इनिशिएटिव प्रिंसिपल, और जो 11 नंबर पर टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटिव प्रिंसिपल। 12 नंबर पे क्या है, स्ट्राइको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कॉमन आयन इफेक्ट है। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैप में पहला टॉपिक हमने जो मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर का नाम है उसको लिखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहला मैंने वो लिखा कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले टॉपिक पे जब हम गए तो पहला टॉपिक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और रिवर्स में। फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। और दूसरी टाइप के जो रिएक्शन है उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। वो क्या होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम, के ऐसा इक्विलिब्रियम जो आपको स्टॉप ना हो, बेसिकली रिएक्शन उसमें चलते रहे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड विद इक्वल रेट, इक्वल स्पीड के साथ जब वो क्या करें, प्रोसीड करें, तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट। ये नहीं है कि जो रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनते हैं, जो मल्टीप्लाई, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं A into B, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A और B, इस तरह लिखे तो बात तो एक ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केसी की एक्सप्रेशन थी। तो केसी की एक्सप्रेशन क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास क्या आता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं कि जिसमें ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन जो हैं वो सेम फेज में। कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों अगर सेम फेज में, मतलब दोनों गैसियस स्टेट में, दोनों लिक्विड, दोनों सॉलिड में, तो वो आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन आर नॉट इन सेम फेज। मसलन अगर रिएक्टेंट आपके पास क्या है, गैसियस स्टेट में, तो प्रोडक्ट में से कोई एक सॉलिड या किसी डिफरेंट स्टेट में हो, लिक्विड हो। ठीक है, तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है हमारे पास कि आपने इक्विलिब्रियम तब आपका एस्टेब्लिश होगा जब आप रिएक्शन को किसी क्लोज वेसल में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, जो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह इनको चेंज नहीं करोगे तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और कैटलिस्ट अगर यूज करोगे तो वो क्या करेगा, अचीव इक्विलिब्रियम अर्लियर, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास था रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट टर्म्स में होते हैं। केपी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और केएक्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और केएन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल। तो इसका क्या रिलेशन है, तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू केएक्स आरटी डिवाइडेड बाय वी की पावर डेल्टा एन, और के इज इक्वल टू केएन पी डिवाइडेड बाय एन की पावर डेल्टा एन। इन सब की डेरिवेशन वगैरह भी होगी। और ये भी याद रखने, अगर डेल्टा एन बराबर है किसके, जीरो के, इज इक्वल टू जीरो, देन केपी इज इक्वल टू केसी एंड केसी इज इक्वल टू केएक्स व्हिच इज इक्वल टू केएन। ये रिलेशन भी याद रखने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। तो केसी की दो इंपॉर्टेंस थी। क्या है, पहली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरी क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मैंने पहले बताई कि इफ केसी इज इक्वल टू क्यूसी देन रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है या रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन, इन ऑर्डर टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। ओके, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता चलती है, ठीक है। ओके, कि उसी का आपको पता है कि ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, और ये क्या होता है, ये भी आपके पास कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की, बट इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम के ऊपर। ओके, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, तो मैंने बताया अगर आपके पास केसी की वैल्यू लार्ज है, स्मॉल है या मॉडरेट है। अगर लार्ज है केसी की वैल्यू, इट्स मीन रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रोसीड हुआ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और केसी की वैल्यू अगर स्मॉल है, इसका मतलब रिएक्शन थोड़ा सा प्रोसीड हुआ है, इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। और अगर केसी मॉडरेट, तो मॉडरेट है केसी की वैल्यू, इट्स मीन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो उसके लिए ये रिलेशन यूज होते हैं, केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपको किस चीज का पता होना चाहिए, केसी की वैल्यू का पता होना चाहिए, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिशेटियर प्रिंसिपल था, जो कि हमें क्या कहते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, अगर उस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो सिस्टम उस स्ट्रेस को नलिफाई करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब स्ट्रेस से क्या मुराद है कि कंडीशन हम चेंज करें। पहली कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो रिवर्स, ठीक है। प्रेशर की बात करेंगे, अगर प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। और प्रेशर को अगर कम करेंगे तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर वाला फैक्टर था, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जो एंडोथर्मिक वाला होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जो एक्सोथर्मिक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाली जो है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या करता है, अचीव इक्विलिब्रियम अर्लियर। ये दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करते हैं, किसके, फॉरवर्ड के भी, रिवर्स के रेट को भी, और इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि आपके पास केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर AgCl के लिए लिखते हो तो इसके जो आयंस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, Ag+ और Cl- ये। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या है, जो आयंस होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन एनी सॉल्यूशन, उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और केएसपी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है बट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी दोनों बराबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड, और यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनेगी। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है एज कंपेयर टू केएसपी वैल्यू, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका क्या है, अनसैचुरेटेड, और इस टाइम कोई पीपीटी नहीं बनेगी। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किसके मुकाबले में, केएसपी के मुकाबले में, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड, एंड एट दैट टाइम पीपीटी या प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। और आखिरी हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर आप कोई स्मॉल अमाउंट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में ऐड करो जिसमें ऑलरेडी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने की वजह से वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो डिसोल्यूशन है, जो उसकी डिसोसिएशन है, या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो स्प्रेस हो जाती है। किस वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।